बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम जो है वो 26 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये जुलाई का लेक्चर 14 है जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है जी, हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ साहब जो है उन्होंने क्या कहा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के जो आर्मी सरबराहान हैं वो आए हुए हैं और उनको होस्ट किया आर्मी चीफ साहब ने। और वहाँ पे उन्होंने जो है वो कुछ बातें कही हैं कि भाई हम जो है वो चाहते हैं कि एक सिक्योर जो है इन्वायरमेंट अपने रीजन के अंदर बिल्ड करें और एक प्रॉस्पेरस रीजन जो है उसको हम आगे लेके चलें। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि यहाँ क्या करने आए हैं और क्या बातचीत हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इसाक डार साहब हैं उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। इस टाइम पे वो वाशिंगटन में मौजूद हैं और वहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर और मिनरल डील के ऊपर बात हुई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमें पता है कि भाई 3 दिन हो चुके हैं, थाईलैंड और कंबोडिया की वॉर लगी हुई है। ठीक है, एक बॉर्डर क्लैशेज आप कह लें जो कि वॉर में कन्वर्ट होती जा रही है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रांस जो है वो पैलेस्टाइन स्टेट को जो है वो एक्सेप्ट करने जा रहा है फॉर्मली सितंबर के अंदर। मैक्रोन साहब का ये कहना है, इसको देखेंगे ये क्या मूव है। नेक्स्ट हमारे पास है ईरान ने जो है वो आपने देखा कल जो है फ्राइडे को यूरोपियन के साथ यानी E3 के साथ उन्होंने जो है वो फ्रैंक न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो होल्ड की हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारे पास जो है वो टॉपिक हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो हमारे पास जो है वो नेशनल टॉपिक हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टू जो है आर्मी चीफ और साथ में इसाक डार साहब के, और ये जो 3 हैं ये हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल टॉपिक हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो सेशन है CSSPMS का बैच 6 और 7 का, ये जो है ये अभी इसके एडमिशन्स हो रहे हैं। ठीक है, 27 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैच के। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो यही है कि भाई इसमें जो है वो आपको 150 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे इंतहाई जो है वो अफोर्डेबल फ़ी के अंदर। ठीक है, और बेसिक से एडवांस लेवल की लर्निंग है और एक स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी का जो है वो सिस्टम है। बाकी जो है वो फीचर्स आप यहाँ पे देख लें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी आसिम मुनीर साहब की। अब ये देखिए आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं और ये कहाँ पे मौजूद हैं जी, ये बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे इन्होंने जो है वो होस्ट किया है मुख्तलिफ ममालिक के आर्मी चीफ साहिबान को। तो पाकिस्तान फुली कमिटेड टू बिल्डिंग सिक्योर प्रॉस्पेरस रीजनल एनवायरनमेंट विद एलाइज। तो आर्मी चीफ साहब का क्या कहना है कि भाई पाकिस्तान जो है वो रेडी है मुख्तलिफ ममालिक के जो है अपने जो रीजन है इसको पीसफुल बनाने के लिए, इसको पुरअमन बनाने के लिए। तो ये जो पिक्चर है ये बेसिकली सिंबॉलिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। यहाँ पे देखिए ये अमेरिका के मौजूद हैं, ये उज़्बेकिस्तान के और बाकी ममालिक के जो है यहाँ पे सरबराहान मौजूद हैं आर्मी के। तो मिलिट्री एंगेजमेंट्स जिस तरह से पाकिस्तान की बढ़ रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो सेंटर स्टेज के ऊपर आता जा रहा है हम ये देख रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से अमेरिका ने हमें जो है वो यस कहा है तो उसके बाद से चीजें जो है वो हमारे इर्द गिर्द बदलना स्टार्ट हो गई हैं। अब उसने यस क्यों कहा इसको तो हम नेक्स्ट न्यूज में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे हम ये देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेंटर स्टेज के ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री अब जैसे 2 दिन पहले आपने देखा कि जो सऊदी अरब है उनके जो है वो आर्मी चीफ जो है वो आप देख लें वो भी आए हुए थे, नेवल चीफ। उन्होंने यहाँ पे आके जनरल शमशाद अख्तर से मुलाकात की, उन्होंने भी जो है वो बातचीत की है। तो पाकिस्तान जो है वो हम देख रहे हैं मिलिट्री के हवाले से जो है वो अपने आप को आगे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई उन्होंने क्या बातचीत की, तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल्स कितने ममालिक के थे, यूएस का, काजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का, ताजिकिस्तान का और उज़्बेकिस्तान के यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो काफी सारे ममालिक जो है यहाँ पे इनको होस्ट किया गया और फोकस जो था वो मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर था, स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स के ऊपर था, जॉइंट ट्रेनिंग्स के ऊपर था और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर था। ठीक है, और आसिम मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि हम ये चाहते हैं कि डीपर कोलैबोरेशन हो इन ममालिक की। क्योंकि देखिए अगर अमेरिका को हम निकालते हैं, अब ये पिक्चर जो है बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये किस तरह से आप इसको देख सकते हैं डिप्लोमेटिकली, कि आपको ये शायद आइडिया हो रहा हो कि भाई अमेरिका जो है ये सारे के सारे कंट्रीज को होस्ट कर रहा है और वो चाह रहा है कि ये कंट्रीज जो है इनकी मिलिट्रीज जो है इनकी अलाइनमेंट जो है वो अमेरिका के साथ रहे, यूएस के इंटरेस्ट के अंदर ये मिलिट्री सर्व करें। एक्चुअली में अगर आप इसको देखें यानी यहाँ पे यूएस जो है वो लीड कर रहा है, उसके बाद वो ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है इस रीजन के अंदर उसको ये कंट्रोल दिया जाए कि ये जो मिलिट्रीज हैं बाकी ममालिक की ये पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें और पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर काम करे, तो एक पूरा जॉइंट वेंचर बने जिसमें हम जो है वो इन मिलिट्रीज को बेसिकली कंट्रोल कर रहे हो या हमारे इनके साथ रिलेशंस हो। ठीक है, तो ये भी एक तरह से चाइना को काउंटर करने की एक एफर्ट है कि इन ममालिक के मिलिट्रीज के साथ जो है वो अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो जितने क्लोज होंगे, जाहिर बात है चाइना से उतना ही जो है वो इनकी दूरी हो सकती है।
और इन ममालिक में मिलिट्रीज जो है गो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है पाकिस्तान को छोड़ के, लेकिन फिर भी इनकी कोई ना कोई अहमियत जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे जॉइंट जो है वो एफर्ट्स के ऊपर बातचीत की गई है पाकिस्तान की तरफ से और बाकी ममालिक की तरफ से। रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स के ऊपर बात की गई है, साउथ और सेंट्रल एशिया जो है उसके ऊपर बात की गई है, ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन अब देखिए ये सारे का सारे जो इश्यूज हैं वो या तो सेंट्रल एशिया के हैं या फिर जो है वो साउथ एशिया के हैं, लेकिन यहाँ पे अमेरिका का कोई रोल नहीं होना चाहिए अगर हम इस बात को समझें। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो अमेरिका के चीफ साहब बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, जो ये बता रहे हैं कि भाई ये सारे मेरे ही जो है वो अपने हैं और मैं जो है वो इनके साथ मिलके हम आगे चल रहे हैं, अमेरिकन जो हैं। तो डिप्लोमेसी के थ्रू जो है, डिफेंस डिप्लोमेसी के थ्रू जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशंस को डेवलप किया जाए, काउंटर टेररिज्म की कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस मैकेनिज्म की बात की जा रही है। और ये जो मल्टी मिलिट्री एंगेजमेंट्स हैं इनको कहा जा रहा है कि माइलस्टोन है कि ये कॉन्फ्रेंसेस इस तरह की होती रहेंगी और इस तरह से ये कंट्रीज जो है वो ज्यादा अमेरिका का हिस्सा रहेंगे किसी न किसी शक्ल में, ठीक है, या अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा रहेंगी किसी न किसी शक्ल में। और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान जो है उसने भी उसको भी बड़ा उन्होंने कहा कि भाई आपके बहुत शुक्रिया, आपकी लीडरशिप का, आपकी हॉस्पिटैलिटी का, जैसे आपने हमें पूछा है, जैसे आपने हमें रिस्पेक्ट दी है। तो गो कि पाकिस्तान जो है हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे रीजन के अंदर भी जो है वो एक सेंटर पोजीशन पे है और वर्ल्ड रिलेशंस के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान जो है सेंटर पोजीशन पे आया हुआ है जब से जो है वो अमेरिका ने हमें यस सर कहा है, ठीक है, या हमने शायद उसको यस सर कहा, तो उसके बाद जो है चीजें इस तरह से हुई हैं। अब देखिए ये न्यूज़ हमें बताएगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है डैशिंग किस्म का पोज़ आप देख रहे हैं इसाक डार साहब का, मार्को रूबियो साहब के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, और इसाक डार इस टाइम पे जो है वो तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से जो है वो वाशिंगटन में अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ मीटिंग्स उन्होंने की हैं। यूएन का जो है वो उन्होंने इजलास भी जो है वहाँ पे उसको भी अटेंड किया। डार रोबियो डिस्कसेस ट्रेड इन्वेस्टमेंट टाइज विद इंडिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो डार साहब हैं वो अमेरिका में मौजूद और ये कहा जा रहा है कि जो हमारी यानी पाकिस्तान की और अमेरिका की जो डील होने जा रही है, मिनरल डील जो है उसको फाइनलाइज करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। इस टाइम पे मजीद जितनी बातें यहाँ पे हो रही हैं शायद उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि भाई अमेरिका जो है वो हमसे एक मिनरल डील चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि अमेरिका क्यों हमारे पीछे पड़ गया और क्यों उसे दोबारा से हमारी जरूरत आ गई। हालांकि ना तो अफगानिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कोई वॉर है, ना इंडिया के साथ कोई ऐसा है। गो कि चाइना का फैक्टर जरूर मौजूद है, लेकिन चाइना के फैक्टर में अमेरिका ये जानता है कि भाई पाकिस्तान उसकी शायद बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, कि इंडिया जो है वो उसकी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा कि चाइना और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो हो रहे हैं कम, ठीक है। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं जो टेक्नोलॉजी वॉर लगी हुई है उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये दुनिया में मेजॉरिटी में जो है वो चाइना के पास मौजूद हैं और चाइना ने पाबंदी लगाई हुई है इसके ऊपर कि भाई ये अमेरिका को नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। वो की सारी तो नहीं लगाई हुई लेकिन एक लिमिट लगाई हुई है, क्योंकि उसके बदले में अमेरिका ने भी चिप के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई हुई है कि भाई ये एडवांस टेक्नोलॉजी वो चाइना की तरफ नहीं जानी चाहिए। तो इन दोनों की जो ट्रेड जो राइवलरी है या टेक्नोलॉजी राइवलरी है उसका फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये इसके बाद दो ममालिक के पास हैं। चाइना के बाद जो है ये यूक्रेन के पास है बहुत बड़ी मिकदार में, और उसके बाद पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो कहा जा रहा है भाई काफी मिकदार में मौजूद है। सो इसका मतलब अमेरिका जो है वो अब इस वजह से पाकिस्तान को देख रहा है कि अगर जो है वो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स रोक देता है, ठीक है, जैसे हालात उनके चल रहे हैं आप देख रहे हैं, कभी जो है वो अच्छे और कभी बुरे, तो ऐसे में यूक्रेन के साथ तो उसकी डील हो चुकी है कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगले 10 साल, तो उसके बदले में जो है आपके मिनरल सोर्सेज हमारे हैं। जबकि पाकिस्तान भी तकरीबन जो है फाइनलाइज कर चुका है कि भाई आप हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स ले सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल्स या जो मिनरल्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि भाई आप इन्हें इस्तेमाल करके अपने मुल्क की तरक्की में जो है वो आगे लेके जाए। वो कि होना ये चाहिए कि एक फेयर डील होनी चाहिए, हम इस लिहाज से अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इसलिए जो है ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वॉर में, टेक्नोलॉजी में, एआई की जो है वो प्रोग्रेस के अंदर, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी बना हुआ है इस टाइम पे अमेरिका के लिए। तो इसाक डार साहब जो है उनकी मीटिंग हुई है जी मार्को रूबियो साहब के साथ वाशिंगटन के अंदर, और ये 3 साल में पहली मीटिंग हो रही है। कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू इसको कहा जा रहा है कि भाई ये एक ब्रेक थ्रू है। जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडरशिप, पहले मिलिट्री लीडरशिप की मुलाकात हुई, उसने जो है वो रास्ते इस्तवार किए, अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकली भी जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है वो यहाँ पे बातचीत हुई है और पाकिस्तान इंडिया के जो क्लैशेस हैं उनके बीच में बातचीत यहाँ पे हुई है,
ठीक है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप यहाँ पे बातचीत की गई है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। तो रूबियो साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान की फिर से तारीफ की है न्यूक्लियर वॉर के हवाले से कि भाई आपने हमारी बात सुन ली और वॉर को नहीं होने दिया या रोका, अच्छी बात है। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की है की एरियाज के अंदर, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स। अब न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट करके नहीं दिखाया जा रहा, आपको पता है इसके ऊपर वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि शायद एक अनफेयर डील होने जा रही है जिसमें अमेरिका को जो है फेवर दिया जाएगा कि उसी की कंपनीज निकालेंगी और मेजॉरिटी में उन्हीं को ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, और हम उसके बदले में उनके साथ जो है वो ट्रेड करेंगे और अपने टैरिफ को रिड्यूस करवाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल डील्स ही हैं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि भाई इन सेक्टर्स के अंदर भी अमेरिका हमारी हेल्प जो है वो करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं वो यही बात हो रही है इस टाइम पे, और डार साहब ने खुद कहा कि भाई हम क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं इसकी डील को फाइनलाइज करने के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान जो है डार साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो अट्रैक्ट करने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़बरदस्त जगह है, तो आप यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट करें हमारे मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे आपकी कंपनीज जो है वो आके काम कर सकती हैं। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपमेंट्स की बात की गई है। तो बेसिकली ये जितनी भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स है ये तो कहने को हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये दोनों उस लेवल के तो बातचीत नहीं हो सकती जिस तरह होनी चाहिए। तो एक्चुअल जो है वो डील जो है उसको फाइनल करने की बात की गई है। इसके साथ साथ अटलांटिक काउंसिल में जो है वो डार साहब वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे भी जो है वो यूएस की इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया के अंदर उसके ऊपर भी हाईलाइट किया गया है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि अभी जो है उनके मिलिट्री ऑफिशियल मौजूद थे। पाकिस्तान इंडिया टेंशंस और कश्मीर को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर जो है जोर दिया गया और साथ में पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया जो है वो हमसे बातचीत के लिए तैयार नहीं है, तो उसे समझाएं कि हमसे बातचीत करें। यहाँ इमरान खान की बात भी हुई है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, और इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि डार साहब ने ये कहा कि भाई जैसे आपने डॉक्टर आफिया को जो है वो आपके कोर्ट्स ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वैसे ही हमने इमरान खान को पकड़ा हुआ है, हमारा जुडिशियल प्रोसेस ऐसा है। लेकिन गो की हकीकत यही है कि डॉक्टर आफिया और पाकिस्तान और अमेरिका की जो अदालतें हैं उनमें जो है वो आपको पता है क्या डिफरेंस है अल्टीमेटली, ठीक है। वहां पे एक्चुअल में जो है वो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है और यहाँ पे जो है वो 26वीं तरमीम पास हुई भी है। इसी तरह से आर्म परचेजेस की बात की गई और डार साहब ने जो है बताया कि भाई हम वहां से आर्म परचेज करेंगे जहां से हमें बेटर डील मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात उन्होंने की है कि भाई चाहे चाइना हमें अच्छी डील दे या चाहे यूएस दे, तो दोनों मालिक को ही पीछे लगा लिया उन्होंने, अच्छी बात है। इसके साथ साथ नई इन्वेस्टर जो है एलिजाबेथ हॉर्स जो है इनको पाकिस्तान में इन्वेस्टर बनाया गया है, और हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के करीब आ रहा है, जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय यही है कि भाई उसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि फिर से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की जरूरत बना है। तो जब भी कोई मुल्क ज़ाहिर बात है ज़रूरत बनता है तब भी कोई दूसरा करीब आता है, तो हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो जो है वो अमेरिका की नज़र उसके ऊपर है, तो इसलिए जो है वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें वो जो आइसोलेशन मिली हुई थी अब हम उससे निकल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी, डेड ट्रॉल राइजेस इन थाई कंबोडियन क्लैशेस डिस्पाइट सीज फायर कॉल, ठीक है, कि सीज फायर हो चुका है बावजूद इसके भी जो है वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वॉर लगी हुई है, और ये तीसरा दिन है जो है ये वॉर स्टार्ट हुई है एक फौजी के कत्ल के ऊपर। बेसिकली ये वॉर स्टार्ट हुई, या बॉर्डर के ऊपर एक फौजी खड़ा होता है जैसे, तो किसी को बुलेट लग गई और उसके बाद जो है सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो अब थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है जी, और इनके जो है क्लैशेस का आज थर्ड डे हो चुका है और इस टाइम तक 33 लोग जो हैं वो इसकी नज़र हो चुके हैं, ये कहा जा रहा है। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया का है वैसे ही इनका भी बॉर्डर डिस्प्यूट है कि भाई एक मुल्क ये कह रहा है कि वो हमारा एरिया है, दूसरा कहता है वो हमारा है। और अब हम देख रहे हैं इस वॉर के अंदर जो है वो आर्टिलरी इस्तेमाल की गई, टैंक्स इस्तेमाल की गई, हैवी वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है और प्रॉपर बॉर्डर एरियाज के अंदर एक जंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। और कंबोडिया की साइड से, कंबोडिया को एक छोटा मुल्क है, ठीक है, थाईलैंड के मुकाबले में, तो 13 डेथ जो है वो कंबोडिया की है, और थाईलैंड की अगर हम बात करें तो 20 के करीब जो है वो उसकी अमवात हैं। 1,38,000 लोग जो है वो अभी तक हम ये बता रहे हैं कि भाई उसको बॉर्डर एरिया से मूव करवाया गया है और काफी बड़ी डिस्प्लेसमेंट है और काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं। तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने सीज फायर का कहा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो डिप्लोमेटिक कोई बातचीत जो है कुछ सॉलिड नहीं हो सकी, ठीक है। यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए ये है थाईलैंड, ठीक है, और ये है कंबोडिया, और ये थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर है, और ये जो आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली जो है ये वो एरियाज हैं जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। तो इन एरियाज के ऊपर इनका हमेशा से ही जो है वो इशू लगा रहता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही की मौत के बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। तो थाईलैंड जो है उसने इल्जाम लगाया कंबोडिया के ऊपर कि भाई उसने सिविलियंस को टारगेट किया, वो हमारे हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं, हमारे जो है पुलिस स्टेशन को, पेट्रोल स्टेशन को टारगेट कर रहे हैं। जबकि जो थाईलैंड है अब वो क्या कर रहा है, जो उसके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कंबोडिया की तरफ से कि भाई वो क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल कर रहा है, मुख्तलिफ लेयर्स का यूज करके हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के वेपन्स जो है वो हाई रेंज वेपन्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वॉर जो है कहा जा रहा है जी कि शायद आगे बढ़ जाए, क्योंकि थाई पीएम ये कह रहे हैं कि अगर वॉर रोकी गई तो ठीक, नहीं तो फिर ये मजीद आगे बढ़ेगी और एक फुल स्केल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और शायद कि दुनिया में ऑलरेडी 2 वॉर चल रही है, तो एक तीसरी वॉर की दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ठीक है, और ये जो डिस्प्यूट है ये 800 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इन दोनों ममालिक के बीच में, उसकी डिस्प्यूट है। इससे पहले 2008 से 2011 भी यहाँ पे वायलेंस रहा, जिसमें 28 लोग जो है उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। और यूएन ने जो है फिर ये जो डिस्प्यूट चल रही थी 2013 में इसका फैसला किया। तो अब ये जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुई है ये मई 2025 में स्टार्ट हुई है, जिसके के तौर पे जो है वो क्लैशेस तो जारी थी, फिर एक सोल्जर की जब किलिंग हुई कंबोडियन की, तो उसके बाद ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया। तो इस टाइम पे वॉर वहां पे लगी भी है। नेक्स्ट बात करते हैं जी हमास जो है, हमास ट्राइज फूल एज इजराइल, यूएस पुल्स आउट ऑफ सीज फायर टॉक्स। अब हम ये देख रहे थे कि जो पिछले 1 महीने से बातचीत की जा रही थी कि भाई हमास के साथ जो है वो बातचीत डन होने जा रही है, इजराइल जो है वो इंसान बनने जा रहा है और वो बस जो है वो सीज फायर करने जा रहा है और वॉर खत्म होने जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि वो जो सीज फायर की जो है वो हरी झंडी दिखाई गई, 1 महीना लोगों को लटका के वहां पे मारा गया, और अब जो है हम ये देख रहे हैं सीज फायर जो ये जो सीज फायर का शोशा था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, और नेतन्याहू जो है वो फिर से इनकारी हो चुका है और ट्रम्प साहब भी जो है वो पीछे हट चुके हैं। तो हम और इल्जाम किसके ऊपर लगाया जा रहा है? इल्जाम लगाया जा रहा है हमास के ऊपर, कि हमास को इल्जाम दिया जा रहा है कि हमास की वजह से जो है ये सीज फायर खत्म हो गई है। और बेसिकली हमास की अगर बात करते हैं तो वो यूएस और इजराइल को एक्यूज कर रहा है कि भाई उसकी वजह से सीज फायर टॉक्स खत्म हो गई हैं। ठीक है, और वो हमास का ही कहना है कि जो यूएस का एनवॉय है, जो वफ्द आया हुआ है, वो हमारे ऊपर अनफेयर जो है वो प्रेशर डाल रहा है कि भाई हम वॉर खत्म कर दें, इनको यहीं पे रखें, जो फौजी यहाँ पे गुस्से में उनको यहीं पे रखें। ठीक है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू साहब और ट्रम्प साहब, अब इन्होंने इल्जाम लगा दिया हमास के ऊपर कि भाई हमास बातचीत नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि वो सब के सब वांट टू डाई, मरना चाहते हैं, और ये जो सीज फायर की टॉक्स थी वो खत्म हो चुकी हैं, तो ये खत्म हो गई और फिर से वहीं से सिलसिला शुरू होगा, वही तबाही जो है फिर से स्टार्ट होगी। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 60 डेज का जो है वो पॉज लिया जाएगा, इन 60 डेज के अंदर कुछ सोल्यूशन जो है वो सोचा जाएगा कि भाई किस तरह से इस वॉर को रोका जाए। ठीक है, और अगर सोल्यूशन कोई मिल गया, जिसकी उम्मीद थी कि मिल जाएगा, तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसमें कंडीशन यही थी हमास की तरफ से कि भाई आपने जो है वो यहाँ से अपनी फौज वापस बुलानी है। ठीक है, और ये फुल आप वॉर खत्म करेंगे, जबकि इजराइल जो है उस बात पे इनकारी है कि भाई मैं फौज वापस नहीं बुला सकता। तो अब जो है यहाँ पे कतर भी बीच में मीडिएटर है, इजिप्ट भी है, लेकिन अब मामलात काफी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं और फिलहाल टॉक्स जो है वो रुक चुकी हैं। यूरोपियन लीडर्स जो है यूके, फ्रांस और जर्मनी जो है ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि इन्होंने जो है वो बातचीत की है ईरान के साथ भी, तो ये काफी सीरियस है और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन शायद कि इस टाइम पे मूड नहीं है इसराइल का और मजीद इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं अपनी टर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं जी, वाई फ्रांस विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइनियन स्टेटहुड। आपने देखा कि कल जो है वो एक न्यूज़ आई, यानी फ्राइडे जो है उसको एक न्यूज़ आई, और न्यूज़ क्या थी कि भाई जो फ्रांस है उसने ये कहा कि नेक्स्ट मंथ में, यानी नेक्स्ट अगस्त से जो अगला सितंबर है, सितंबर में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का जो है वो सेशन होता है हर साल, आपको पता है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई सितंबर में हम जो है वो फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे जो है वो तस्लीम कर लेंगे, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन की उन्होंने बात की कि हम फॉर्मली इसको तस्लीम कर लेंगे। इससे पहले भी बातचीत की जा रही थी कि भाई फ्रांस जो है काफ़ी ज़्यादा संजीदा है, क्योंकि फ्रांस और सऊदी अरब की बातचीत चल रही थी। ठीक है, कि भाई फ्रांस और सऊदी अरब जो है वो एक होस्ट कर रहे थे एक समिट को, कि जिसमें कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से फ़लस्तीन की रिकॉग्निशन का रास्ता जो है वो बनाया जा सके। तो इसलिए फ्रांस जो है, आपको पता है फ्रांस जो है दुनिया में पहला मुल्क है जिसने मॉडर्न जो जमहूरियत है उसकी एक तरह से बुनियाद रखी। जब इनकलाब फ्रांस आया तो शायद वो और फ्रांस वो ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होती है दुनिया में, छोटी छोटी बात के ऊपर लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको जो है ना पब्लिक सपोर्ट मिले और वो फ़लस्तीन को या 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिकॉग्नाइज करे। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं मैक्रोन साहब, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को सितंबर के अंदर, और ये अपने आप में बहुत बड़ी मूव होगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगी। यानी जब डोमिनो इफेक्ट का मतलब ये है कि जब एक
तस्लीम करेगा तो फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, और इस तरह से एक लंबी चेन जो है वो चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा और जो फ़लस्तीन है उसके लिए रास्ता हमवार हो जाएगा और शायद कि यूएन की जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होगी कि अमेरिका तो वीटो ही करेगा, ठीक है, इसराइल की वजह से, लेकिन फिर भी जो है वो मेजॉरिटी अगर उसको तस्लीम कर लेती है तो ये बहुत बड़ी जो है वो जीत होगी। तो यूएन की जो जनरल असेंबली है उसका सेशन सितंबर के अंदर होगा, इसलिए मैक्रोन साहब कह रहे हैं कि भाई मैं चाह रहा हूं कि बाकी कंट्रीज भी इनकरेज हों और वो इसके साथ साथ जो है वो सितंबर के अंदर मजीद कंट्रीज भी जो एक्सेप्ट करें। तो बहुत से कंट्रीज ऑलरेडी यूरोप के अंदर जो है वो ये कह चुके हैं कि भाई हम जो है टू स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं और हम मानेंगे। तो किसी को पहल करनी है क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, तो ये बहुत मुश्किल है, और अगर फ्रांस ऐसा करता है तो उसका मतलब फ्रांस जो है वो एक बड़ा शिफ्ट ले रहा है, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ले रहा है कि वो अमेरिका को नाराज करके, ठीक है, कि भाई वो किस तरह से इजरायली लॉबी को नाराज करके जो है वो एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो वो इसलिए फैसला कर रहा है कि भाई इस टाइम पे जो गजा की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं और पब्लिक का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है मैक्रोन साहब के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि भाई इस तरह से हो। तो अब वहां पे फ्रांस के अंदर मुसलमान भी काफी ज्यादा है, ज्यूइश पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, तो प्रेशर तो उनके ऊपर जो है वो मौजूद है टू स्टेट सोल्यूशन को लेके। तो अब सऊदी अरब भी साथ में कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो है कोई जॉइंट रिकग्निशन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये गुड न्यूज़ है और इस हवाले से हम शायद ये कह सकते हैं कि फ़लस्तीन को जो है वो तस्लीम कर लिया जाए यूएन के अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक अमेरिका नहीं करेगा तब तक अल्टीमेटली जो है वो वीटो इस्तेमाल होगी, तो शायद ऐसा ना हो सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मूव हम समझ रहे हैं। फ्रांस जो है वो क्या कोशिश कर रहा है जी, फ्रांस कोशिश कर रहा है कि भाई वो एक मोमेंटम बिल्ड कर सके और उसके बाद जो है वो सारे के सारे इंटरनेशनल सपोर्ट मिले और उसके बाद जो है वो मुसलसल बाकी कंट्रीज जैसे कि यूके है या कनाडा है या बाकी कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम भी इसको रिकग्नाइज करेंगे या टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो ये जो है फायदा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी ईरान और E3 नेशंस की, कि उन्होंने जो है वो अभी जो कन्वर्सेशन की है, जो टॉक्स जो है उनकी हुई हैं। तो ईरान और यूरोपियन पावर्स जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, यही तीन बड़ी पावर्स हैं जिनको E3 का नाम दिया गया। तो ये अपने तौर पे जो है वो ईरान से बातचीत कर रही हैं। गो कि अब इस बातचीत की क्या वैलिडिटी होगी कि जब अमेरिका इसमें मौजूद ही नहीं, जिसने असल में ये वॉर की या जो हर चीज के पीछे जो है वो इन्वॉल्व है, तो वो खुद तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि शायद यूरोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी को अमेरिका से अलग देखना चाह रहा है और उसका इंटरेस्ट ये हरगिज नहीं है कि भाई वो भी इस वॉर के अंदर शामिल हो जाए और उसके अपने अपने जो है मामला चल रहे हैं। तो इन वॉर को कहा गया, टॉक्स को कहा जा रहा है जी ये सीरियस थी, फ्रैंक थी और डिटेल्ड थी, कि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था किसी के ऊपर भी, एक सीरियस टॉक्स थी और इसलिए डिटेल्ड थी कि भाई हम क्या जो है वो बातचीत करें। और ये कहा जा रहा है कि भाई जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो इस्तांबुल के अंदर 25 जुलाई को होंगे। अब नेक्स्ट मंथ में भी जो है कोशिश की जा रही है कि इसको अगस्त के अंदर ही जो है वो फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि सितंबर और उसके बाद अक्टूबर में जो है बेसिकली ये जितनी भी जो 2015 की बातचीत हुई थी ये खत्म हो जाएगी। यानी 2015 में ईरान के साथ जो P5+1 का मुआहिदा हुआ था वो खत्म हो जाएगा और उससे एक महीना पहले ही यानी सितंबर के अंदर जो है वो जो पाबंदियां हैं यूएन की वो दोबारा से लग जाएंगी ईरान के ऊपर। तो सितंबर से पहले अगस्त में कोशिश की जा रही है कि कोई इस तरह की डील हो कि जिसमें जो है ये सारे का सारा सिलसिला जो है वो वाइंड अप हो जाए। साथ में ये कहा जा रहा है कि भाई आईएईए को भी आप अलाउ करेंगे, ईरान को ये कहा जा रहा है, और 400 केजी की जो इनरिच्ड यूरेनियम है जो ऑलरेडी ईरान के पास मौजूद है उसका भी आप बताएंगे कि उसका क्या किया जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रपोजल्स के ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्नैप बैक मैकेनिज्म अप्लाई होगा। स्नैप बैक का मतलब यही है कि पाबंदियां दोबारा से जो है स्टार्ट हो जाएंगी और वो भी 30 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाएंगी, अक्टूबर से पहले ही सितंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये बातचीत जो है कहाँ आगे लेके चलती है, तो अभी फर्स्ट मीटिंग थी और अभी नेक्स्ट मंथ में जो है मजीद मीटिंग्स होंगी। तो ये आज हमारे पास जो है वो करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।